सभी बच्चों को नमस्कार। थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था फ्रांस की राज्य क्रांति, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो तीसरा सदन था उसने अपना अलग प्रतिनिधित्व बना लिया और उसने टेनिस कोर्ट की शपथ ली, जिसके अंतर्गत उसने राष्ट्रीय महासभा में एक तरह से अपने आप को परिवर्तित कर दिया था। इसके बाद देखा आपने कि किस तरह से राजा ने इस तरह की घटनाएं घटी, इस तरह के लोगों को भड़काने वाली घटनाएं घटी, जिसके कारण उसने बाहर से सैनिकों को बुलाया और चौकियों पे जो भी सैनिक तैनात थे उन सबको उसने पेरिस में इकट्ठा कर लिया था, जिसके कारण जनता भड़क उठी और बास्तीन का पतन हुआ। इस प्रकार से देखते हैं कि पिछली घटनाओं के कारण जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें आगे देखते हैं संविधान सभा के कार्य। जो संविधान सभा बनाई थी उसके क्या कार्य थे और वो अंदर वो कहाँ तक से अपने आप को ढाल पाई थी। पहला कार्य था विशेषाधिकारों का अंत। अगस्त के महीने में संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 4 अगस्त की रात को कुलीन वर्ग और पादरियों के प्रतिनिधियों ने अपने सामंतवादी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये काम उन्होंने स्वेच्छा से किया। गांव के पादरियों ने अपने शुल्कों का त्याग कर दिया। न्यायाधीशों ने अपनी उपाधियों तथा सम्मान छोड़ दिए। शिकार तथा धर्मार्थ वसूल करने के अधिकार भी समाप्त हो गए। रात भर अधिवेशन चलता रहा और लगभग 30 अध्यादेश जारी किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप अचानक ही एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए समान रूप से राजकीय सेवा के द्वार खुल गए। वर्ग जनित भेदभाव को हटा दिया गया। इस प्रकार से स्वेच्छा से कई लोगों ने विशेषाधिकारों को छोड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट था हिंसा का नया दौर। विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा कर दी गई, परंतु अपने औपचारिक रूप से इसे कानून का रूप देने में समय की आवश्यकता थी। यह साधारण सी बात सामान्य लोगों की समझ में न आ पाई और सब कुछ समय बीत जाने पर भी उन्हें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया तो पुनः लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लोगों को डर था कि कहीं उनका संघर्ष और बलिदान व्यर्थ न चला जाए और अब तक जो कुछ प्राप्त हुआ है उस पर पानी न फेर दिया जाए, क्योंकि राजा का भाई और बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए थे और वहाँ के शासकों की सहायता से क्रांति को कुचलने की योजना बना रहे थे। कुछ क्रांतिकारी नेता भी अफवाहें फैलाकर अव्यवस्था बढ़ा रहे थे। लोगों की आकांक्षा का मुख्य कारण यह था कि लोगों की आशंका का मुख्य कारण ये था कि संविधान सभा द्वारा 4 अगस्त को पारित प्रस्तावों पर राजा ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, जिसके कारण उनको डर था कि वापस वही स्थिति ना हो जाए। लोग सोच रहे थे कि कहीं राजा भी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। यही उनकी सबसे बड़ी आशंका का कारण था। 5 अक्टूबर को वर्षा के उपरांत भी पेरिस की 6 से 7 हजार महिलाएं वसाई जा पहुंची और हमें रोटी दो का नारा बुलंद किया। 6 अगस्त को सुबह सुबह ही भीड़ ने शाही महल के फाटक तोड़ दिए, कुछ रक्षकों को मार दिया और महल पर अधिकार जमा लिया। राजा और उसके परिवार को पेरिस आने पर मजबूर किया। अब उनका नारा था, अब रोटी पकाने वाला राजा उसकी स्त्री और उसका बच्चा हमारे बीच में है। अब हमारी रोटी की समस्या हल हो जाएगी। पेरिस में राज परिवार को ट्यूइलेries के पुराने महल में रखा गया। संविधान सभा भी पेरिस में आ गई। अब राजा पेरिस की भीड़ का बंदी बनकर रह गया। क्रांति का नेतृत्व उसके बूते की बात नहीं रही।
नेक्स्ट देखते हैं मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। यह जरूरी समझा गया कि संविधान से पहले इस तरह की घोषणा हो। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, ये सब जनता के अधिकार घोषित किए गए। जनता की प्रभुसत्ता को मान्यता दी गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आदमी जन्म से ही स्वतंत्र रहता है और अधिकारों की समानता रखता है। स्वतंत्रता की व्यवस्था इस तरह की गई कि एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे मनुष्य में बाधक न हो। अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। कानून के सामने सबको समान कहा गया। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और प्रकाशन की स्वतंत्रता दी गई, बशर्ते कि वह कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन न करे। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धाराएं थीं, जो 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस पर अमेरिकन संविधान की अधिकार संबंधी धाराओं का प्रभाव था। जनता की प्रभुसत्ता को जितना महत्व अभी दिया गया, उतना पहले कभी नहीं दिया गया था। इस घोषणा पत्र के द्वारा क्रांति का एक निश्चित उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसमें उन सभी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया जिनके आधार पर राष्ट्रीय असेंबली पूरी फ्रेंच शासन प्रणाली का सुधार करना चाहती थी। दूसरे, यह अधिकारों की घोषणा थी, कर्तव्यों की नहीं। इनमें कई मांगों पर बल दिया गया था और एक अच्छी शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिए जिन राजनीतिक, संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकारों की आवश्यकता होती है, उनका उल्लेख किया गया था। तीसरा, यह मनुष्य की मात्र के अधिकारों की घोषणा थी। दुनिया के किसी भी भाग में लोग इसे लागू कर सकते थे। फ्रांस ने अपनी इस घोषणा के द्वारा पड़ोसी निरंकुश शासकों को बहुत बड़ी चुनौती दी। पूरी 19वीं सदी में यह उदारता का चार्टर समझा गया। अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हुए। राष्ट्रीय असेंबली ने अन्य बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दंड विधान में संशोधन किया तथा प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी। क्रांति के शुरू में ही प्रोटेस्टेंटों को नागरिकता का अधिकार दिया गया और 1791 ईस्वी में यह अधिकार फ्रांस के यहूदी लोगों को भी दिया गया। धार्मिक संप्रदायों को सहिष्णुता की गारंटी दी गई, परंतु मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिल पाया। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया गया। फ्रांस के सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त न हो सका, क्योंकि इसके लिए कर देने और संपत्ति के स्वामी होने की स्वामी होने की सीमित योग्यता रख दी गई थी। नया संविधान 1791 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हो गया। फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान था। यह अत्यंत मर्यादित था। इसमें 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था। पहला, लोक प्रभुत्व का सिद्धांत, अर्थात जनता की इच्छा और अनुमति सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत है। दूसरा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्कीकरण, मतलब तीनों को पृथक पृथक रखा जाएगा। पृथक्करण। नए संविधान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। इस दृष्टि से राजा की उपाधि में भी परिवर्तन किया गया। अब वह फ्रांस का राजा न कहा जाकर फ्रांसीसियों का राजा कहा जाने लगा।
अब राजा को सरकारी धन को मनमाने ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया। उसका वार्षिक वेतन निश्चित कर दिया गया। मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राजा के हाथ में ही रखा गया, परंतु मंत्रियों को व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत होने की सुविधा नहीं दी गई। राजा को सीमित निषेधाधिकार भी दिया गया। राजा को सीमित निषेधाधिकार भी दिया गया, जिसके द्वारा वह व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए किसी कानून को 4 वर्ष की अवधि तक लागू होने से रोक सकता था। वैदेशिक नीति का संचालन, राजदूतों की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत आदि कार्य भी राजा के पास ही रखे गए, परंतु युद्ध और संधि के अधिकार व्यवस्थापिका के पास रखे गए। नए संविधान के अनुसार भावी व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या 745 निश्चित की गई और उनका कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि तक रखा गया। इसके बाद पुनः चुनावों की व्यवस्था की गई। नई व्यवस्थापिका में केवल एक ही सदन रखा गया। अपने को भंग करते समय राष्ट्रीय असेंबली ने, संविधान सभा ने अपने सदस्यों के लिए एक बंधन लगा दिया। इसके सदस्य दूसरी विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक आदर्शवादी कदम था, परंतु इसके कारण देश को कुछ अनुभवी संसद सदस्यों की सेवाओं से वंचित हो जाना पड़ा। लुई 16वें ने विवश होकर नया संविधान स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं चर्च संबंधी कानून, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।